नमस्कार दोस्तों। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 169, जिसका नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि आपको एक एरे दी गई है, नम्स एरे दी गई है, जिसके अंदर आपको कुछ नंबर दिए होंगे और हमसे कहा गया है कि इस एरे में कोई एक एलिमेंट ऐसा है, कोई एक नंबर ऐसा है, कोई भी नम्स ऑफ आई, कोई एक नम्स ऑफ आई ऐसा है जिसकी जो अपीयरेंस है, जिसकी जो अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस हमारी मोर देन है n/2 के। अपीयरेंस उसकी n/2 से ग्रेटर है और n क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ द एरे। n है हमारी लेंथ ऑफ द एरे। ये हमको दिया हुआ है और हमसे इस चीज को गारंटी किया गया है। आप अगर कंस्ट्रेंट्स में आकर देखें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि द इनपुट इज जनरेटेड सच दैट अ मेजॉरिटी एलिमेंट विल एग्जिस्ट इन द एरे। कि हम ये मानकर चल सकते हैं कि एक एलिमेंट हमेशा एरे के अंदर ऐसा होगा जिसकी अपीयरेंस n/2 से ग्रेटर है। तो आइए अब इसकी अप्रोचेस के बारे में जानते हैं। तो जो इसकी पहली अप्रोच हो सकती है वो ये कि हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें। हम करेंगे कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई में जो एलिमेंट आए हैं उसमें जैसे कि कोई एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उन फ्रिक्वेंसीज में चेक करें कि किस एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी, किस नंबर की फ्रिक्वेंसी हमारी n/2 से ग्रेटर है। हम उसी को रिटर्न कर सकते हैं। जैसे हम एक ड्राई रन करके देखते हैं। हमें एरे दी गई है नम्स बराबर 2, 2, 1, 1, 1, 2 एंड 2। ये हमें एरे दी गई है। अब हमारा एलिमेंट मिला 2। हमने कहा 2 की फ्रिक्वेंसी हो गई 1। हमें 2 फिर से मिला। हमने कहा 2 की फ्रिक्वेंसी हो गई 2। फिर 1 मिला। हमने कहा 1 की फ्रिक्वेंसी हो गई 1। फिर से 1 मिला। 1 की फ्रिक्वेंसी को 2 कर दिया। फिर से 1 मिल गया। इसको 3 कर दिया। सिमिलरली जब आप इन 2 पर आइटरेट करेंगे, आप 2 की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे 3, 3 से बढ़ाकर 4। अब आपको पता है इसके अंदर 2 आया है 4 टाइम्स एंड 1 आया है 3 टाइम्स। ये आपको पता है। और इस चीज में से अब आप ये बता सकते हैं कि जो एरे की लेंथ थी वो कितनी थी हमारी। जो लेंथ यानी कि n की वैल्यू है वो है 7। यदि आप n/2 निकालें जो कि हमारा क्या होगा 7/2। तो 7/2 क्योंकि ये एक इंटीजर डिवीजन है, हमको क्या देगा? हमको 3 देगा। और ऐसा एलिमेंट जिसकी जो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है उसमें से हम इजीली देख पाएंगे ये हमारा नंबर है, ये हमारी उस नंबर की फ्रीक्वेंसी है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है उसके अंदर। तो हम देख सकते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है, किससे? n/2 से। हम यहाँ से ये चीज देख पा रहे हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें सोचना है कि हम ऐसी क्या यूज करें या फिर किस टेक्निक से हम एलिमेंट और उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों को एक साथ हम अचीव भी कर सकें और उसको हम बढ़ा भी सकें। तो आप जरा सोचिए ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमको दोनों चीजों को एक साथ स्टोर करने को अलाउ करेगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। हैशमैप। हैशमैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको की वैल्यू के पेयर में वैल्यू आंसर सॉरी डाटा को स्टोर करता है। और वहीं पर अब अगर आप हैशमैप की प्रॉपर्टी जानो तो वो किसी भी की को डुप्लीकेट नहीं होने देता है। कि मतलब जैसे कि आपने उसके अंदर 2 डाल दिया तो 2 की हो गई। उस रिपीट नहीं कर सकते आप उसी हैशमैप के अंदर दोबारा एक दूसरी 2 नाम से की नहीं बना सकते। ये हमारा उसकी प्रॉपर्टी है। तो आइए हैशमैप की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम इसका कोड करते हैं। आइए कोड समझते हैं। सबसे पहले हम एक हैशमैप बना लेंगे जिसके अंदर की क्या होगी, की भी हमारी इंटीजर टाइप की होगी और की के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू वैल्यू भी इंटीजर टाइप की होने वाली है। ये हमारा हो गया। और हमें करना क्या है? हमें इसके अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट
फिर पर्टिकुलर नंबर और उसके नंबर के करस्पॉन्डिंग की फ्रिक्वेंसी। तो हम पहले एक फॉर ईच लूप लगा लेंगे अपनी एरे के अंदर। अब हमें चेक करना है क्या पहले ये एलिमेंट मैप के अंदर पड़ा हुआ है। यदि वो पड़ा हुआ है तो उसकी फ्रिक्वेंसी को गेट करो और उसमें +1 करके उसे वापस डाल दो। यानी कि हम देख लेंगे यदि मैप डॉट कंटेन्स की क्या होगी हमारी, ये नंबर। यदि वो कंटेन करता है तो आप क्या कर सकते हैं, मैप में से उसके करस्पॉन्डिंग की पड़ी हुई वैल्यू ले लीजिए, वरना इनिशियल फ्रिक्वेंसी को 1 बना दीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर आप इनिशियल फ्रिक्वेंसी को 0 बना सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मैप में इसी एलिमेंट को वापस डालना है और उसके करस्पॉन्डिंग की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर एक उसके अंदर डाल देंगे। इतना हो गया। अब हमारे मैप के अंदर सारी वैल्यूज जा चुकी हैं और उनके करस्पॉन्डिंग की फ्रिक्वेंसी भी जा चुकी है। अब बस हमको ये चेक करना है कि कौन से एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी n/2 से ज़्यादा थी। सबसे पहले हम एक n बना लेंगे अपना, n जो कि हमारा क्या होगा, nums डॉट लेंथ, यही हमारा n है। और एक आप एक आंसर वेरिएबल ले लीजिए जो कि इनिशियली 0 है। मैं मान के चल रहा हूँ किसी भी एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी नहीं है, ऐसा मान लीजिए आप इसे। फिर हम अपना की सेट पर ट्रैवर्स करेंगे। की सेट में वैल्यूज क्या है, जो की सेट है उसमें वैल्यूज क्या है, इंटीजर है। मैप डॉट की सेट है। इसके बाद से आपको ये चेक करना है कि यदि पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग की फ्रीक्वेंसी यदि वो ग्रेटर देन है n/2 के, तो आप क्या कर सकते हैं, आंसर वेरिएबल को इसी एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दीजिए कि हमारा आंसर मिल चुका है। और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं लूप को और बाहर आकर आप इसी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। आइए अब इस कोड को हम रन कर देखते हैं। देखिए ये अच्छे तरीके से रन हो पा रहा है। आइए अब इसी कोड को हम सबमिट कर देखते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से सबमिट भी हो पा रहा है। पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो कोड लिखा है उस कोड में हमने एक हैश मैप यूज किया है। इस हैश मैप के यूज करने की वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ना रहकर वो एक हमारी ऑक्सिलरी स्पेस हो गया, वो भी कितना, n साइज का। क्योंकि उसके अंदर हमारे, मान लीजिए यदि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स मोस्टली सेम डिफरेंट थे, बस कोई एक एलिमेंट सेम था, तो हमारे बेसिकली n-1 एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े होंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसी की वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई बिग ऑफ n। तो अब यदि आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमसे बोला गया है कि कुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन लीनियर टाइम एंड बिग ऑफ 1 स्पेस। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ n ही है, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट पर के थ्रू बाकी एरे में रिपीटिवली ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ n ही है। पर हेजमैप यूज करने के कारण जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो गई। तो आइए अब हम इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन समझते हैं। हालांकि ये भी ऑप्टिमाइज है, पर जो ये फॉलो अप कह रहा है कि क्या आप इसको बिग ओ 1 स्पेस में कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसकी और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को समझते हैं। आइए अब ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को समझते हैं। जैसा कि अब हमने कंस्ट्रेंट्स में पढ़ा कि हमको ये चीज गारंटेड है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट तो होगा ही, कोई एक एलिमेंट ऐसा एरे के अंदर है जिसकी फ्रिक्वेंसी n/2 से ज्यादा है। तो यहाँ पर आप ये चीज कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन है n/2 के। और जैसे मान लीजिए एरे के अंदर हमारे x एलिमेंट्स थे, तो बाकी जितने बचे हुए एलिमेंट्स हैं x-a, वो जो वैल्यू आएगी हमारी, वो वैल्यू a से कम ही रहने वाली है। क्योंकि क्योंकि एरे के मोस्टली फ्रीक्वेंस, एरे में x एलिमेंट्स थे, उसमें से मोर देन हाफ तो हमारा a ही है।
तो जो वैल्यू बची हुई, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स लेस देन ए हो गए। तो हम ये चीज नहीं कह सकते कि एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि आपको एक एलिमेंट दे दिया मैंने, ए ए ए ए ए ए, ये एक एलिमेंट 6 बार रिपीट हुआ और एरे की लेंथ थी हमारी 11 मान लीजिए। तो बचे हुए 5 एलिमेंट्स मैं उनको मान लेता हूँ कि वो बचे हुए 5 एलिमेंट जो हमारा बी सी डी ई और एफ, ये हमारे वो बचे हुए 5 एलिमेंट्स में मानकर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि यदि मैं एक ए से एक बी को कट करूं, फिर दूसरे ए से सी को, फिर तीसरे ए से डी को, चौथे ए से इस ई को, फिर पांचवे ए से इस एफ को, फिर भी आप देखिए कि जो एलिमेंट्स जिनकी फ्रिक्वेंसी n/2 से कम थी, वो सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गए। लेकिन स्टिल एक ऐसा एलिमेंट है जो अभी भी हमारा बचा हुआ है, जो कि हमने ना तो उसको कट किया है, ना हमने उसको कुछ और कुछ उसमें ऑपरेशन किया है। तो आप ये चीज कह सकते हैं कि जब हमने इनसे इनको कैंसिल कर दिया एक दूसरे के साथ, तो जो बचा हुआ एलिमेंट था, ये वही एलिमेंट होने वाला है जिसकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन है n/2 से। ये कंडीशन ऑलवेज फुलफिल करेगी। ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहने वाली है कि एरे में यदि आप एक एलिमेंट से किसी दूसरे एलिमेंट को काटते चलते हो, तो जो लास्ट में बचा हुआ एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट हमारा वही होने वाला है जिसकी फ्रिक्वेंसी n/2 से ज्यादा है। आइए मैं इसको एक बार आपको ड्राई रन करके समझाता हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। कि हमको एक एरे दी हुई है नम्स। अभी इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो एक एलिमेंट है ई, वो मेरा 2 है। और अभी के लिए मैं एक फ्रिक्वेंसी एलिमेंट ले लेता हूँ, फ्रिक्वेंसी जिसमें मैं क्या डाल दूंगा, मैं क्या डाल सकता हूँ, मैं मान लीजिए फ्रिक्वेंसी यहाँ पे इसकी इनिशियली 1 कर दी। फिर आप क्या आए, आप यहाँ पर आए, आपने देखा ये एलिमेंट 2 है। क्या ये पहले वाले से एलिमेंट से अलग था, अलग है? नहीं है। आपने कहा इसकी फ्रिक्वेंसी 2 कर दो। फिर मैं इस पर आया, क्या ये जो एलिमेंट है, क्या ये जो एलिमेंट है, ये जो प्रीवियस एलिमेंट हमारा ई है, उससे अलग है? क्योंकि हम काट कब रहे थे, जब हमारे दो एलिमेंट्स यहाँ पर देखें, ये ए था, ये बी था, यानी कि दोनों एलिमेंट्स जब हमारे डज नॉट इक्वल्स टू हैं, तब हम उसको कैंसल आउट कर रहे हैं। वरना तो हम उसी की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं। फिर आप आगे आके देखिए, क्या 1 पर आए, क्या 1 हमारे प्रीवियस एलिमेंट के बराबर है? आपने कहा नहीं है। नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी इसकी फ्रिक्वेंसी 3 हो गई थी, उसको आप वापस से घटा के 2 कर दीजिए। ये इसका मतलब हमारे पास अभी ई के 2 एलिमेंट ऐसे बचे हुए हैं। फिर आप 1 पर आए, आपने देखा क्या वो प्रीवियस एलिमेंट के बराबर है? नहीं है। तो आप एक और कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप अभी क्या करते चल रहे हैं, आपको 2 मिला, 2 मिला, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे आपने 1 मिला, इस 1 से आपने इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया। फिर से आपको 1 मिला, अब इस 1 से आप इस 2 को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सिमिलरली अब आप एरे में आगे बढ़े, आपको 2 मिला, आपने 2 मिला, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2 को यहाँ पे रख लिया। फिर आपने कहा 3, क्या 3 2 के बराबर है, यानी कि प्रीवियस के बराबर है हमारे एलिमेंट के? नहीं है। नहीं है तो आप इससे इसको कट कर सकते हैं। आप फिर से 3 पर आए, क्या हमारा क्या हमारा ये प्रीवियस के बराबर है? नहीं है। तो इस 3 से आप इस 2 को कट कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके पास किसी भी एलिमेंट नहीं है और फ्रिक्वेंसी हो गई 0। तो इनिशियली आपको 4 मिला। अभी के लिए आप मान लीजिए मेरा फ्रिक्वेंसी एलिमेंट 4 है। फिर आप 11 पे आए, क्या प्रीवियस के बराबर है? नहीं है। तो आपने 4 से 11 को भी कट कर दिया। फिर आप आए 2 पर, अगेन आपको 2 मिला, आपने 2 को यहाँ पर रखा। फिर आपको मिला 11, क्या 2 और 11 इक्वल है? नहीं है। तो आप 11 को यहाँ पर रख सकते हैं और इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यदि आप वापस इधर आए, आपको 4 से आपने 11 को कट करा, 2 से 11 को, फिर आपको 2 मिला, आपने 2 को यहाँ पे रख दिया। अब आगे गए, फिर से 2 मिला, फिर से 2 मिला, फिर से 2 मिला। अब आप देखिए कि हमारे वो सारे एलिमेंट्स, ये तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, और जो बचा हुआ एलिमेंट है वो क्या है, 2। और यही हमारा क्या है, जिसकी अपीयरेंस या फिर जिसकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन है n/2 से, ये हमारा वही एलिमेंट है, ये हमारा वही एलिमेंट है।
तो इसी अप्रोच को ध्यान में रखकर हम इसका कोड कर सकते हैं। आइए अब इसका आपको मैं कोड करके दिखाता हूँ। आइए कोड करते हैं। जैसा मैंने कहा, इनिशियली हम फ्रीक्वेंसी हमारी 0 रहेगी, कोई एलिमेंट नहीं है। इनिशियली मैं वैल्यू की जो हम यहाँ पर देखें कि जो n की वैल्यू है, इनिशियली वो भी हम अपना 0 रख देते हैं। अब आप शुरू करते हैं, फॉर एक लूप लगाएंगे हम, इंटीजर i, या फिर हम कहें n, कहाँ से, नम्स से, यह आप करेंगे। और ये करने के बाद हमें क्या करना है, यदि इनिशियली हमारी फ्रीक्वेंसी 0 थी तो मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो इसी एलिमेंट को हमारा दोबारा से नया एलिमेंट बना दीजिए और इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 कर दीजिए। ये कर दिया और कोड को आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी क्या कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन कि यदि जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू के बराबर है, उस केस में हम क्या कर रहे थे, उसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे। यदि ऐसा नहीं था तो हम क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी को घटा रहे थे 1 से, यानी कि कैंसिल आउट कर रहे थे। यहाँ पर आप देखें, ये हमारा, ये हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर रहे हैं नॉन इक्वल एलिमेंट्स को। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब हम ये सारी चीजें, सारे जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं नम्स के अंदर, उस पर इसको कर लेंगे। करने के बाद जो हमने देखा था, जो वैल्यू बच रही थी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 0 आ रही थी, वही वो वैल्यू होगी जो हमारी n/2 से ज्यादा बार हमारी अक्रेंस है जिसकी। तो हम सीधे रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर आकर इस वैल्यू को, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। देखिए, ये कोड रन हो पा रहा है। आइए अब इस कोड को सबमिट करते हैं। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये कोड अच्छे तरीके से सबमिट भी हो पा रहा है। इसकी यहाँ पे आप अगर कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n ही है। और यदि आप यहीं पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी हमारी बिग ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट है। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, क्या आप इस क्वेश्चन को कांस्टेंट टाइम बिग ऑफ n, बिग ऑफ n में और कांस्टेंट स्पेस के साथ कर सकते हैं। हाँ, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये थी हमारी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यूजिंग कांस्टेंट स्पेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। यदि आपका कोई डाउट या आपका कोई सजेशन है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही और सॉल्यूशंस के लिए और अच्छे-अच्छे एक्सप्लेनेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ।